के खिलाफ एक आक्रोश पनपा था और वो इलाका जो हमारे विपक्ष के नेता हैं महेंद्र कर्मा का इलाका था और महेंद्र कर्मा ने ही इस परिकल्पना को अब आगे बढ़ाया, सलवा जुलूम की लोगों को आगे लाया जाए। इसके बाद उन्होंने सरकार से बात की, सरकार के उनके बीच और प्रशासन और पुलिस के बीच क्या बात हुई ये हम नहीं जानते, लेकिन सरकार ने इसको एक अपना बाहर से समर्थन दिया या अंदर से समर्थन दिया और ये चालू हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1-2 महीने के भीतर सरकार भी इसका श्रेय लेने के लिए आगे आ गई, पुलिस इसका श्रेय लेने लगी, महेंद्र कर्मा इसका श्रेय लेने आगे आ गए और इसका विस्तार उन्होंने बिना अपनी शक्ति और बिना अपनी सीमाओं को पहचाने उन इलाकों में भी कर दिया जहां पर कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। In the beginning, when this Jan Jagran was started by people close to BJP and they had attacked Naxals for the first time, he had actually gone to pacify them. And he was not in favor of that. But when it grew in size and he saw that a political campaign can be made out of it, he agreed to lead it. And it suited everybody. It suited BJP because it did not want to be credited for running Salva Judum. I don't think that he was the one who started Salva Judum. It was an operation that was planned by the central and state governments. And he was merely the public face of it and then, became very actively involved in it. But it wasn't his idea alone. It was a planned counter-insurgency campaign. फंड्स पूरे सरकार के हैं, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स है. And in fact, as citizens, we need to know from where exactly these funds are coming, under what budget heads, this kind of massive funding is happening. कहीं किसी बहाने से आदिवासी की जिंदगी पर हमला हो रहा है, उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व पर हमला हो रहा है और मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा अगर बहुत बड़ा नरसंहार करके हम इन गरीब लोगों को किसी बहाने से मार डालें और इनके सारे संसाधनों पर हमला कर दें। सलवा जुलूम उसी तरह की एक कोशिश है। सलवा जुलूम शिविर के लोगों के पास कोई हथियार नहीं है। ये तो खुद अपना बिना हथियार के खड़े हुए, हथियार के बल पे नहीं खड़े हुए हैं लोग। ये सिर्फ शांति विचारधारा से ये लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिला करके गांव के लोगों को गांव में जाकर एक गांव में हमला करके गांव वालों के घर जला के उनके पशु लूटकर उनका धान लूटकर गांव वालों को ज़बरदस्ती कैंपों में लाया गया है और जो लोग जंगलों की तरफ भाग गए उनको नक्सली घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से ज़बरदस्ती लोगों को सड़क के किनारे ला करके बसाया गया है ताकि गांव खाली हो जाएं या खाली बता दिए जाएं और उसके बाद उसको उद्योगपतियों को बेच दिया जाए। नवयुवक जो थे, जो इच्छा से भर्ती होना चाहते थे, नक्सलियों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती नहीं भर्ती किया गया है। वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं क्योंकि वो बेरोजगार थे और उनको रोजी रोटी के लिए सहारा भी चाहिए था और उनको लड़ने का एक दिल में तमन्ना थी, तो निहत्थे तो नहीं लड़ सकता, तो इधर बंदूक क्या उनको एक फोर्स का पार्ट हैं वो लोग। सरकार की जो एक स्कीम है ऑपरेशन एरिया में, कुछ जो बेरोजगार युवक रखते हैं उनको एक फोर्स के रूप में तैनात किया जाता है और उसको मानदेय मिलता है 1500 रुपये, ताकि उनको एक रोजगार भी मिल जाए और अच्छे विचारधारा से जुड़े हों। The Salva Judum is actually a group of Adivasis who, for the sake of the money which they are getting, have betrayed their own people. एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जोन, एक ऐसा समाज जो पिछले 20-25 सालों से लगातार नक्सलियों के चलते अपना सामाजिक, अपना आर्थिक, अपना सांस्कृतिक, अपनी परंपरागत प्रशासनिक संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को भुला दिया है। वो समाज इसका प्रतिकार न करे, वो समाज ऐसे नक्सली आंदोलन का विरोध न करे। अगर विरोध में उठ खड़ा हुआ तो पूरे दुनिया को आश्चर्य है।
he has made the Adivasis join the Salva Judum on the side of the government, which has not been giving them rights. So naturally they will be angry with him. Unfortunately for Mahendra Karma, being an Adivasi, he could only target other Adivasis. And he's really, really hated in the community. So, he actually went around personally burning villages and beating people. He was present at a lot of Salva Judum meetings where people were taken away and killed. सलवा जुडुम एक फांसीवादी सैनिक दमन अभियान है। ये साम्राज्यवाद दलाल पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसको हमने लोगों के विरोधी है, जैसा जन संघर्ष को कुचलने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक जन युद्ध के माध्यम से इसको कुचल देंगे। When it is said that the government has actually outsourced, law and order, and it has actually supported vigilantism, this is a very dangerous experiment as far as democracy is concerned. In the name of peace, we know that they have taken law into their own hands. There have been massive, large-scale human rights violations. हजारों लड़कियों से बलात्कार, मार दिया, लोगों को ज़बरदस्ती बिना वजह जेलों में भर दिया, एक रेन ऑफ टेरर वहां फैला दिया। और जहां पे हजारों लोग जब जंगल में पदयात्राएं करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी इस सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है। और उस दरमियान में अगर पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आंदोलनकारियों के सुरक्षा के लिए अगर जंगलों में बंदूक लेकर जाता है, तो इसमें सलवा जुडुम का और उन आंदोलनकारियों का क्या दोष है? Salva Judum caused the largest ever migration in human history as far as tribals are concerned. Never in human history had 1 lakh tribals traveled 300 kilometers within 1 year. It has not happened in human history. नो, क्या बुरा करता है? वही नक्सली उसी समाज से उनके साथ होकर जब बंदूक थामता है, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कहलाता है। एक वो नौजवान जो आंदोलन के साथ जुड़कर सिर्फ ये कहता है कि हमें अपने हाल पर जीने दो, तुम यहां से चले जाओ, वो गलत है। सलवा जुडुम पर जो हमारा स्टैंड था, मैं कोर्ट में केसेस ले गया था सलवा जुडुम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। नंदिनी सुंदर सलवा जुडुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी। नंदिनी सुंदर हमारे साथ आती थी, हम नंदिनी सुंदर को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हम मीडिया में बोल रहे थे सलवा जुडुम के खिलाफ। तो महेंद्र कर्मा को वो सब मालूम था, इसलिए महेंद्र कर्मा को हमारा थोड़ा सा नाराज़गी तो थी। Well, both the central and the state government have done everything they can to ignore and scuttle this Supreme Court order. So rather than disbanding the SPOs, they simply renamed them the Chhattisgarh Armed Auxiliary Force. And the Act says quite clearly, with effect from the date of the Supreme Court judgment, they will all be considered armed auxiliary forces. They gave them more money and better guns, and in some cases also fake certificates to get around the Supreme Court's orders, saying that they were very badly educated and could not therefore do proper policing. I have some serious reservations on the Supreme Court judgment itself. The people who filed the PIL are very close friends of mine whom I respect intellectually, whose integrity is beyond question. But the fact of it is that I don't agree with them entirely.
there is a total absence of governance in this area, total absence. चाहे वो नेताओं की बात हो, चाहे वो नौकरशाहों की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे किसी की बात हो. The union, the Home Ministry at the centre tried its best to have the order overturned by filing a review petition, but they only succeeded in having it restricted to Chhattisgarh. So really, you know, when the government talks about democracy or the rule of law, its own track record on this is simply terrible. I spoke to Karmaji in April this year, and he had changed not a bit. His views on Salva Judum remained as they were 5 years or 6 years back. In his personal assessment, Salva Judum failed because its propagator, Mr. O.P. Rathod, the ex-DGP of Chhattisgarh, died while in service, and the man who took over, Mr. Vishwaranjan, had no idea how to work on ground. He was more of an armchair cop. He always blamed Chhattisgarh police and especially Mr. Vishwaranjan of turning a basically mass-based movement into something of a strategic adventure. अगर पूरा दुनिया और तथाकथित लोग और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स अगर ये मानता है, जो देश का एक सोचने का दिशा जो तय करने वाले लोग अगर ये मानते हैं कि वक्त से पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो वो सब लोग मिलकर बंद करा दें. हम भी चाहते हैं कि वो बंद हो जाए. चलिए ठीक है, हम नहीं खाए तो क्या हुआ, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी और क्या होगा. ये कड़वा सच कहने का हिम्मत और उनको बंद करने की ताकत, नैतिक साहस किसमें है? तो बोलना तो बहुत आसान है. अगर आज वो प्रोसेस में है तो फिर उस पर आधारित उद्योग की बात हम करते हैं तो हम बेमानी. इतना बड़ा कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए. ओके, थैंक्स. बता देना उनको. मैं कैमरा हटा सालों को. Mr. Mahendra Karma was an active politician. That's the key here. Whatever on Salva Judum, that's, the different. He was an active politician. He was retrieving lost ground for the Congress in the greater Bastar region, and he was killed because clearly there are forces in Chhattisgarh, particularly in southern Chhattisgarh, who do not want the Congress party to be strong, who do not want political activity to take place in these regions. Personally speaking, I don't see any connection with Karma's death to the future of left-wing extremism, because it's a fact that Mahendra Karma had become almost a non-entity in the politics of Chhattisgarh. No one took him very seriously. मैं चाहता था कि कानून अपना काम करे. अगर महेंद्र कर्मा ने गलती की है तो कानून उनके ऊपर कार्रवाई करे. जो सलवा जुड़ुम ने जो जुल्म किए हैं, महेंद्र कर्मा उनका लीडर था, उस नाते महेंद्र कर्मा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसको मार देने से तो वो सारी लड़ाई खत्म हो गई. I don't think it's for me to forgive what Mahendra Karma did to other people. I think it's for them to decide, the people who've been affected, what they felt, and they did whatever they wanted to do. Personally, that is not my path. I don't think that killing is any solution, and I think he should have been in jail. वैसे तो मुझे लगता है कि उनके बारे में
मिक्स कमेंट ही रहेगा हिस्ट्री का, तो कि वो विवादास्पद रहे लेकिन बहुत लोकप्रिय भी रहे। तो महेंद्र कर्मा एक कंट्रोवर्शियल फेनोमेना तो रहेंगे। The post-mortem report of Mahendra Karma stated that there were 5 bullet and 62 stab wounds in his body. जीवा सांगता दादा जीवा सांगता